बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, यानी कि एनर्जी वर्क में या वर्क एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है। तो दी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन किसकी इक्वल होगा? वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसको कहा जाता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की इक्वेशन डिराइव करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से शुरू करेंगे। कंसीडर करेंगे कि एक बॉडी है जिसका मास m है और वो इनिशियल वेलोसिटी v से मूव कर रही है। उस पर अगर कुछ फोर्स f लगाई जाती है तो वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट d कवर करती है और इस दौरान उसकी जो फाइनल वेलोसिटी बन जाती है वो vf है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी ए स्क्र होता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s को रिप्लेस कर देते हैं d के साथ। अगर ऐसा रिप्लेस कर दिया जाए तो इक्वेशन बन जाएगी 2ad इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी ए स्क्र। या डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ से अलग किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट d इक्वल आ जाता है वी एफ स्क्र माइनस वी ए स्क्र ओवर 2a। न्यूटन सेकंड लॉ देखा जाए F इज इक्वल टू एम ए है और वर्क डन का फार्मूला देखे जाए F इंटू डी है। तो F की जगह अगर पुट कर दी जाए एम ए तो वर्क डन इक्वल आ जाएगा एम ए डी। अब डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें तो इक्वेशन नंबर 1 से डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू पुट की गई है। तो 1 की वैल्यू पुट करके ये बन जाता है एम ए इंटू वी एफ स्क्र माइनस वी ए स्क्र ओवर 2a। ए से कैंसिल हो जाता है एक्सेलरेशन, तो बाकी रह जाता है वर्क इज इक्वल टू एम इंटू वी एफ स्क्र माइनस वी ए स्क्र ओवर 2। या एम को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें दोनों के साथ, तो ये बन जाएगा एम वी एफ स्क्र माइनस एम वी आई स्क्र। अब जो डिनोमिनेटर में 2 है वो अलग भी किया जा सकता है, वो अलग करके बन जाएगा हाफ एम वी एफ स्क्र माइनस हाफ एम वी आई स्क्र। तो ये फंडामेंटल फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। तो इसको लिखा जा सकता है वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दैट बिकम्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस लिहाज से जो वर्क डन का फार्मूला बना वो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यही असल में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, जो जिसकी स्टेटमेंट ये थी कि वर्क डन इन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। या यूं कह लें कि एक बॉडी पे जितना वर्क किया जाएगा उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगी। अगर बॉडी पे कोई वर्क नहीं किया जाता तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगी। अगर उस पर कुछ वर्क किया जाता है उसी के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को कहा जा सकता है कि ये बेसिकली वर्क डन है, द वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू जीरो पॉइंट। जीरो पॉइंट आप उस पॉइंट को कह सकते हैं जहाँ पे जो एनर्जी है वो यूं कह लें कि या ग्रेविटी जो है वो ज़ीरो बन जाती है। प्रैक्टिकली देखा जाए कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे ग्रेविटी ज़ीरो बनेगी। तो इस वजह से ज़ीरो पॉइंट उसको कहा जाता है जहाँ पे ग्रेविटी ज़ीरो हो, या यूं कह लें कि ज़ीरो पॉइंट बेसिकली इन्फिनिट पॉइंट होगा, यानी कि अर्थ की सरफेस से इन्फिनिट डिस्टेंस पे चले जाएं तो वहाँ पे जाके ग्रेविटी ज़ीरो हो जाएगी। तो एक और भी तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू अ पॉइंट एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी ये आगे एक्सप्लेन किया गया कि इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इन्फिनिटी वेयर फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम्स जीरो। तो इतने वर्क डन को नाम दिया जाएगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली ये वर्क डन को एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहा जा रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट को अगर आप अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पे लेके जाते हैं तो उस पे वर्क करना पड़ता है। तो जितना वर्क करेंगे वो उसमें एज एन एनर्जी स्टोर होता है। तो जो एनर्जी स्टोर होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू ए पॉइंट एट इंफिनिटी where the force of gravity becomes zero, that amount of work done is called absolute potential energy.
तो इसके लिए कंसीडर करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से। तो इस ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो स्मॉल एम है और अर्थ का जो मास है वो कैपिटल एम है। तो अर्थ के सेंटर से इनिशियल जो पहला पॉइंट है वो है एट डिस्टेंस r1, ये यहाँ पर शो किया गया है। और फिर हम पॉइंट 1 से उस ऑब्जेक्ट को मूव करवा के पॉइंट 2 पे ले जाते हैं। तो पॉइंट 2 का जो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है वो है r2। इसी तरह करते करते हम इसको स्टेप वाइज लेके जाएंगे। तो अगर n पॉइंट तक ले जाते हैं तो आखिरी जो पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस होगा यहाँ से अर्थ के सेंटर से शुरू करके ये जो n पॉइंट है यहाँ तक जो डिस्टेंस बनेगा वो होगा r कैपिटल N। अलबत्ता जो एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट है उनका दरमियानी फासला कितना है वो है डेल्टा r। और इसके बाद हमारी स्कीम यहाँ पर यही है कि हमने इसको स्टेप वाइज लेके जाना है। पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, फिर दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे, इसी तरह करते करते एन पॉइंट तक। और फिर अल्टीमेटली यूं करेंगे कि एन पॉइंट से इन्फिनिट पॉइंट पे इसको ले जाएंगे। तो इस तरह से हमने हर एक स्टेप का अलग अलग वर्क फाइंड करना है, यानी कि 1 पॉइंट से 2 पे लेके जाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, 2 पॉइंट से 3 पे लेके जाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा। इसी तरह जो सेकंड लास्ट पॉइंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट ये जो यहाँ पर शो किया गया है, आखिरी पॉइंट तो एन है लेकिन उससे पिछला पॉइंट एक माइनस करके आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चौथा पॉइंट है, चौथे से उससे पिछले पॉइंट पे आना है तो 4 माइनस 1 करेंगे। दूसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आना है तो 3 माइनस 1 करेंगे। इसी तरीके से अगर n पॉइंट है, n पॉइंट से पिछले पॉइंट पे आना है तो n माइनस 1 करेंगे। तो ये मैंने सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं। तो हर एक स्टेप का अलग अलग वर्क फाइंड कर लेते हैं। तो अगर दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस देखा जाए वो है डेल्टा आर, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है r2 माइनस r1 इज इक्वल टू डेल्टा आर। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अगर यहाँ से R2 अलग कर लिया जाए, R2 इक्वल आ जाएगा डेल्टा R प्लस R1। और R जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर, यानी कि ये कोई भी डिस्टेंस है डेल्टा R के दरमियान। तो यूं कह लें कि ये R1 और R2 के दरमियान एवरेज डिस्टेंस है। लेकिन ये एवरेज कौन सा है? एवरेज को मीन भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली अरिथमेटिक मीन है। तो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर R2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर देते हैं। तो ये R1 जो है ये तो एस एच आ गया, R2 की जगह ये सारा आ गया डेल्टा R प्लस R1 और डिवाइडेड बाय 2 भी बिल्कुल एस एच आ गया। अब देखिए यहाँ पे दो दफ़ा R1 आ चुका है तो इनको अगर ऐड करें तो ये बन जाएगा 2R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2। तो इस 2 को तो 2 को अगर अलग अलग कर दिया जाए, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा R1 और प्लस डेल्टा R ओवर 2 एज सच आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे R फाइंड करने का मकसद क्या है? अगर न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ के मुताबिक देखा जाए फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक मास तो आ जाएगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा मास आ जाएगा मास ऑफ द अर्थ। तो ये बन जाता है जी स्मॉल एम कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर। तो देखें कैपिटल जी की वैल्यू भी पहले से ही नाउन है, एम की वैल्यू भी नाउन है, कैपिटल एम की वैल्यू भी, लेकिन आर नहीं पता हमें। तो ये सारा काम आर फाइंड करने के लिए किया जा रहा है। दूसरी तरफ फोर्स किस वजह से फाइंड कर रही है, मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए वर्क पता होना चाहिए। तो वर्क का अगर फार्मूला देखा जाए, बेसिक फार्मूला है एफ इंटू डी। तो इस फार्मूले के मुताबिक फोर्स भी चाहिए, तो इसलिए ये सारा काम फोर्स फाइंड करने के लिए किया जा रहा है। तो फोर्स फाइंड करने के लिए आर की वैल्यू चाहिए, और आर की वैल्यू कहाँ फाइंड की गई? आर की वैल्यू यहाँ से देखी जाएगी कितनी बनती है। तो आर नहीं चाहिए, बेसिकली आर स्क्वायर चाहिए। इस वजह से दोनों साइड पे स्क्वायर कर देते हैं। अगर दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिया जाए देन इट बिकम्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा आर ओवर 2 होल स्क्वायर।
तो ये स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं, ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर R1 स्क्वायर बन जाता है प्लस बी स्क्वायर डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 4 बन जाता है प्लस 2r इंटू डेल्टा आर बाई 2। अब यहाँ पे डेल्टा आर जो है दो पॉइंट्स के दरमियानी फासला बहुत कम है। फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है 0.1, तो 0.1 एक छोटा नंबर है, 0.1 का जब किया जाएगा स्क्वायर तो ये बन जाता है 0.01। ये आप देखें इन दोनों को आप कंपेयर करें तो 0.1 एक छोटा नंबर है लेकिन 0.01 उससे भी छोटा बन जाता है, ये वेरी स्मॉल है। और अगर ये आप डेल्टा आर यूं कंसीडर कर लें कि 0.00001 है, इसका जब करेंगे स्क्वायर तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल बन जाएगा, यानी कि इतना स्मॉल बन जाएगा कि इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो डेल्टा आर स्क्वायर और फिर उसको 4 से डिवाइड भी करना, तो ये बहुत ही नेग्लिजिबली स्मॉल नंबर बन जाता है। इस वजह से ये वाली जो टर्म है इसको तकरीबन ज़ीरो कंसीडर किया जाएगा। तो इसको अगर निगलेक्ट कर दिया जाए आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस ये 2 तो 2 से कैंसिल हो गया R1 डेल्टा आर। अब यहाँ पे डेल्टा आर की वैल्यू रिप्लेस कर देते, डेल्टा आर की जगह पुट कर दिया गया R2 माइनस R1 और R1 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आर स्क्वायर इक्वल आ जाता है R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 माइनस R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर R1 स्क्वायर से कैंसिल होके आर स्क्वायर रह गया R1 इंटू R2। तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू फोर्स के फार्मूले में पुट करेंगे। फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू जी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 4 से रिप्लेस कर देते हैं R1 इंटू R2, तो ये फोर्स बन गई। अब वर्क डन अगर देखा जाए, वर्क डन है F डॉट डी, या डी अगर यहाँ पे देखा जाए स्टेप 1 से स्टेप 2 पे जाते हुए जो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है वो है डेल्टा आर, तो एफ डॉट डेल्टा आर बन गया। डायग्राम से देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट जो कवर होता है यानी कि डेल्टा आर वो है ऊपर की तरफ। तो दोनों के दरमियान एंगल, इसको एक्सपेंड करें तो एफ डॉट डेल्टा आर को एक्सपेंड करें तो एफ डेल्टा आर कॉस थीटा बनता है। तो थीटा यहाँ पर इस डायग्राम जो मैंने अभी बनाई है इसे देखा जाए तो फोर्स नीचे की तरफ है, डेल्टा और ऊपर की तरफ है, तो थीटा 180 डिग्री है। तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो वर्क डन का फार्मूला बन गया माइनस एफ डेल्टा आर। एफ की वैल्यू इक्वेशन 5 से ये वाली, और जो डेल्टा आर है वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा माइनस, तो एस एच आ गया, एफ की जगह जी एम कैपिटल एम ओवर R1 R2 और डेल्टा आर की जगह आ गया R2 माइनस R1। अब इस R1 R2 जो डिनोमिनेटर में, इसको R2 के नीचे अलग लिख देते हैं, R2 के नीचे अलग कर देते हैं R1 R2 और R1 के नीचे अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें R2 R2 से कैंसिल हो जाएगा और R1 R1 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो बच जाएगा वर्क डन का फार्मूला वो है W1 to 2, यानी कि पहले स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ जाते हुए, दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम एम इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। तो इसी तरीके से अगर स्टेप 2 से 3 की तरफ चले जाएं तो वो आ जाएगा माइनस जी एम एम इंटू 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3। और अगर आप सेकंड लास्ट स्टेप था n-1 और लास्ट स्टेप है n, सेकंड लास्ट स्टेप से लास्ट स्टेप की तरफ चले जाएं तो वो आ जाएगा माइनस जी एम एम इंटू 1 ओवर सेकंड लास्ट स्टेप यानी कि R n-1 माइनस 1 ओवर Rn यानी कि लास्ट स्टेप। तो अब टोटल वर्क डन के लिए तमाम जो वर्क डन के फार्मूले अभी लिखे हैं इनको ऐड कर देते हैं, यानी कि टोटल वर्क आ जाएगा वर्क डन 1 to 2 प्लस वर्क डन 2 to 3 प्लस सो ऑन अप टू वर्क डन n-1 to n। तो इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। वर्क डन 1 to 2 की वैल्यू ये पड़ी है माइनस जी एम एम इंटू 1 और R1 माइनस 1 और R2, तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी गई। इसी तरह से वर्क डन 2 to 3 की वैल्यू ये वाली है, तो यही वाली वैल्यू यहाँ पे ला के पुट कर दी गई है।
और इसी तरह वर्क डन n-1 टू n, ये वाली वैल्यू है, तो यही वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी गई है। तो ये वैल्यूज पुट करके इनमें से एक चीज़ कॉमन है, वो है -GMM। ये अगर कॉमन लें और नेगेटिव समेत कॉमन लें तो ये बच जाता है 1 और R1 -1 और R2, और ये नेगेटिव कॉमन गया, ये वाला नेगेटिव, तो ये आ जाएगा +1 और R2 -1 और R3। इसी तरह से ये नेगेटिव कॉमन गया तो यहाँ पर आ गया प्लस, तो +1 और -1 और RN। तो यहाँ पे अगर गौर करें, ये बड़े अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है कि जो पहला वर्क था उसमें दो टर्म्स है, एक है 1 और R1 और दूसरी है 1 और R2। इसी तरह से दूसरा वर्क है, उसके अंदर भी दो टर्म्स हैं, आखिरी वर्क है उसके अंदर भी दो टर्म। अब जो वर्क डन 1 to 2 है उसकी जो सेकेंड टर्म है यानी कि 1 और R2, और जो वर्क डन 2 to 3 है यानी कि अगला वर्क, उसकी फर्स्ट टर्म मीन्स 1 और R2, ये आपस में कैंसिल हो रही हैं। -1 और R2 और +1 और R2, पहले वर्क की दूसरी टर्म और दूसरे वर्क की पहली टर्म, ये आपस में कैंसिल हो गई। इसी तरह से अगर वर्क डन 3 to 4 लिखा जाए तो 3 to 4 के अंदर पिछले वर्क की 3 वाली टर्म और अगले वर्क की 3 वाली टर्म ये कैंसिल होंगी, ये वाली इससे अगली टर्म से कैंसिल हो जाएगी। लेकिन वर्क डन 1 to 2 से पिछला कोई वर्क है नहीं जिसके अंदर फर्स्ट वाली टर्म उसके साथ कैंसिल हो सके। इसी तरीके से वर्क डन n-1 टू n के अंदर कोई अगला वर्क है नहीं जिसके अंदर n वाली टर्म कैंसिल हो सके। तो तमाम टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, सिर्फ एक पहली और जो आखिरी टर्म है ये सरवाइव करेगी, ये किसी के साथ कैंसिल नहीं होगी। तो इस लिहाज से टोटल वर्क डन का फार्मूला बन जाता है -GM इंटू 1 ओवर R1 -1 ओवर RN। अब जो n पॉइंट है, जो आखिरी पॉइंट, ये भी फाइनाइट पॉइंट है। हमने फाइंड करनी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक जो आई है ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि आखिरी पॉइंट इन्फिनिट पे लाई करता है। अगर आखिरी पॉइंट इन्फिनिट पे लाई करता है तो उस सूरत में हम कह सकते हैं कि आर एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर आर एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो उस सूरत में 1 ओवर आर एन जो होगा वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा। तो उस लिहाज से टोटल वर्क डन आ जाएगा -GM इंटू 1 ओवर R1 माइनस 0। तो वर्क डन बन गया -GM ओवर R1। अब R1 इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट को इन जनरल अगर R का नाम दे दें तो जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इन्फिनिटी, वो आ जाएगी -G इंटू M ओवर R। सो दिस इज फार्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। अब जो R है इनिशियल पॉइंट, अगर इसको कंसीडर कर लिया जाए ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, तो सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके सरफेस ऑफ द अर्थ तक, वो होता है रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इस स्मॉल आर की जगह रेडियस ऑफ द अर्थ अगर रिप्लेस कर दें, देन जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा U इज इक्वल टू -GM ओवर R। तो नेगेटिव साइन इस चीज़ को शो कर रहा है कि ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये अट्रैक्टिव एनर्जी है, ये रिपल्सिव नहीं है। तो क्योंकि ग्रेविटेशनल एनर्जी हमेशा अट्रैक्टिव होती है, दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ रहा है। इस बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।